हेलो एवरीवन, मैं पंकज वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत करता हूं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। 7 नवंबर के सभी करंट अफेयर को आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। एंड तक बने रहिए, आराम से पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं 7 नवंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिएगा, यहां पर नोट कीजिएगा। 6 नवंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए 6 नवंबर को हाल ही में सेंट्रल कैबिनेट ने जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को अनाउंस किया है, इसे मंजूरी प्रदान की है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना देखिए कैसे काम करेगी, कैसे लाभ दिया जाएगा। तो भारत में जो मेधावी छात्र हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, उन सभी को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करना पर्टिकुलर पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में इसे मंजूरी प्रदान की गई। हर साल योजना के तहत देखिए अधिक से अधिक 1 लाख मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कैसे दिया जाने वाला है योजना का लाभ? अगर इसकी बात करें तो ऐसे छात्र जिनकी एनुअल पारिवारिक आय, जो फैमिली इनकम है एनुअल, वो 8 लाख रुपए तक ही है या उससे कम है, तो ऐसे छात्रों को 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर जो उनको ब्याज लगता है उसका 3% ब्याज सबवेंशन प्राप्त करने के वो हकदार होंगे। मतलब 3% तक ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है, वो गवर्नमेंट पे करेगी किसी भी बैंक को या फिर अदर इंस्टीट्यूशन जहां से भी स्टूडेंट ने लोन लिया है। ठीक है, जो एलिजिबल स्टूडेंट है 10 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर जो भी उनका इंटरेस्ट लग रहा है, 3% तक इंटरेस्ट उनका कौन बियर करेगी? गवर्नमेंट बियर करने वाली है। यहां पर याद रखिएगा, यदि कोई छात्र 7.5 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण लेता है तो 75% तक क्रेडिट गारंटी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाएगी। क्रेडिट गारंटी को आप जानते होंगे, बैंक या इंस्टीट्यूशन से जब लोन लिया जाता है तो उनको कुछ गारंटी देनी होती है, तो छात्र की तरफ से 75% तक क्रेडिट गारंटी कौन देगा? वो गवर्नमेंट पे करेगी। ओके, तो पर्टिकुलर इसी योजना को हाल ही में लॉन्च किया गया है। योजना के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेकर 2030-31 तक के टोटल टाइम पीरियड में 3600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, 7 लाख छात्र, 1 लाख पर ईयर, 7 लाख छात्रों को एजुकेशन लोन और अदर फाइनेंशियल हेल्प इस योजना के माध्यम से दी जाने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस योजना को अनाउंस किया है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। ठीक है, सेंट्रल ने इसे मंजूरी प्रदान की और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेकर 2030-31 के टाइम पीरियड में सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी योजना पर? 3600 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे आइए। अमेरिका का 47वां प्रेसिडेंट हाल ही में किसे चुना गया? देखिए कल भी हमने प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात की थी, परसों हमने बात की थी और कल रिवीजन में भी हमने पढ़ा था। अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे थे और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, इनके बीच में कांटे की टक्कर थी। हाल ही में देखिए अमेरिका में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का दूसरी बार प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे अब डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, 47वें प्रेसिडेंट बनेंगे। इनके पहले ये 45वें प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्यभार संभाल चुके हैं अमेरिका में। 45वें प्रेसिडेंट थे 2021 तक, फिर जो बाइडेन की गवर्नमेंट आ गई तो वो 46वें प्रेसिडेंट बने। अब 4 साल बाद जब इलेक्शन हुए तो 47वें प्रेसिडेंट के रूप में फिर से कार्यभार संभालेंगे डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, कल मैंने आपको सेशन में क्वेश्चन बताया था, देखिए प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव कितने सालों में होते हैं या फिर कार्यकाल कितना होता है प्रेसिडेंट का? तो 4 साल का होता है, यह मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखिए यह है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है और वहीं पर कमला हैरिस की बात करें तो यह डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार थी। ठीक है,
रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में आई है, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर प्रेसिडेंट बने हैं और 47वें प्रेसिडेंट के रूप में अब ये चुने गए हैं अमेरिका में, है ना। ट्रंप 45वें राष्ट्रपति के रूप में भी 2017 से लेकर 2021 तक कार्यभार संभाल चुके हैं और 46वें प्रेसिडेंट 2021 से लेकर 2024 तक अभी बाइडेन ने अपना पद संभाला था 2025 तक, ठीक है, 2021 से 2025, और अब वापस डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यभार यहां पर संभालेंगे। तो प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल है अमेरिका में, याद रखिएगा, वो 4 साल का होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और फैक्ट मैंने आपको बताया था कि नवंबर का जो पहला मंगलवार होता है उस दिन वोटिंग होती है अमेरिका में, जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, है ना। 4 साल का कार्यकाल होता है। यहां पर कैजुअल फैक्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट के अगर हम देखते हैं तो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन और पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। आपको यह भी बताया था मैंने कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो 2 टर्म तक ही रह सकते हैं। तो बराक ओबामा 8 साल इन्होंने कंटिन्यू किया था 43वें और 44वें प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो आप सभी के लिए देखिए मैथ्स का एडवांस और अर्थमेटिक मैथ्स रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है काफी नॉमिनल चार्जेस में। प्रशांत सर ने आपको एसएससी के लिए स्पेशली और इंडिया की सारी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इजी वे में पूरा मैथ्स यहां पर कवर करवाया है। फाउंडेशन कोर्स है आप सभी के लिए। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे आपके नोट्स के हर टॉपिक के, और आपको क्लास नोट्स प्रैक्टिस शीट भी यहां पर अवेलेबल हो जाएगी आपके कोर्स के अंदर। तो इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। काफी नॉमिनल चार्जेस में अभी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूं, वहां पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो बिना देर के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर आप डायरेक्ट इसे अवेल कर लीजिए मैथ्स फाउंडेशन कोर्स को। चलिए, लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? तो यहां पर लोक गायिका शारदा सिन्हा की बात करें तो हाल ही में देखिए इनका निधन हो गया है। इन्हें पद्म भूषण दिया जा चुका है संगीत के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2018 में पद्म भूषण। यह है शारदा सिन्हा, ठीक है। काफी सुर्खियों में रही है और न्यूज भी आपने देखी होगी इनके निधन की। 5 नवंबर 2024 को प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। देखिए, एक सिंगर थी, स्पेशली इन्होंने मैथिली और भोजपुरी में काफी सारे गाने गाए हैं और बहुत सारे हिंदी सॉन्ग्स भी इनके फेमस हुए हैं, ठीक है। बिहार कोकिला और बिहार की कोयल के उपनामों से इन्हें जाना जाता था। बिहार कोकिला के नाम से किसे? शारदा सिन्हा को, ठीक है। इनके योगदान के लिए सबसे पहले 1991 में शारदा सिन्हा को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 1991 में पद्मश्री दिया गया था संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए। वर्ष 2000 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और फाइनली 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, है ना। बिहार बैकग्राउंड से है, मैथिली, भोजपुरी और हिंदी में काफी सॉन्ग्स इन्होंने गाए हैं। बिहार कोकिला के नाम से कौन जाना जाता है, यह भी क्वेश्चन है। तो यह है कौन? शारदा सिन्हा। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना सैटेलाइट लॉन्च किया है? उसका नाम है लिग्नोसैट। तो लकड़ी से बना हुआ वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट लिग्नोसैट को लॉन्च किया है जापान ने। आपको पता है ऐसा टेक्नोलॉजी नॉर्मली जापान ही इंट्रोड्यूस करता है। तो जापान ने हाल ही में लकड़ी से बना पहला उपग्रह या सैटेलाइट लिग्नोसैट को लॉन्च किया है। देखिए, लिग्नो की बात करते हैं ना, तो ये एक लैटिन अमेरिकी वर्ड है, इसका मतलब ही लकड़ी होता है। लिग्नोसैट, ठीक है, लकड़ी का उपग्रह किसने लॉन्च किया? जापान ने। एक जो कॉफी मग होता है ना, उसके जितना आकार है, अगर आप यहां पर देखेंगे, ये सैटेलाइट है, लकड़ी से बना लिया जापान ने, है ना। जापान की जो क्योटो यूनिवर्सिटी है उसके जो साइंटिस्ट है उन्होंने तैयार किया है लिग्नोसैट को, ठीक है। इस तरह से जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च किया। एक कॉफी मग के आकार का है और वुडन से इसलिए बनाया गया है क्योंकि देखिए दूसरे सैटेलाइट जो कि धातु से बनते हैं, मेटल से बनते हैं, वजन में ज्यादा होते हैं, तो ये उनकी अपेक्षा एक तो हल्का है
और ये जो लकड़ी से बना है ना, ये मैग्नोलिया लकड़ी से बना है, जो कि बहुत ही मतलब इन्वायरमेंट, जो अंतरिक्ष का इन्वायरमेंट है, जो अंतरिक्ष का बोल सकते हैं हम, टेम्परेचर हो या कुछ भी हो, वहां की जो परिस्थिति है उसको झेलने में ये सक्षम है ना, ये पर्टिकुलर लकड़ी। तो अंतरिक्ष के अकॉर्डिंग अनुकूल परिस्थिति है इस लकड़ी की, तो लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट जापान ने लॉन्च किया है। वैसे इसे स्पेस एक्स के रॉकेट से छोड़ा गया है, जो कि स्पेस एक्स है ना, एलन मस्क की कंपनी है। तो इसके रॉकेट से इस सैटेलाइट को जापान ने छोड़ा है अभी के लिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इससे पहले ले जाया जाएगा और फिर 400 किलोमीटर ऊंचाई वाली एक कक्षा में अंतरिक्ष में से स्थापित कर दिया जाएगा। अब भाई लकड़ी के सैटेलाइट का फायदा क्या है? तो देखिए, जापान और जो वर्ल्ड के जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितनी भी अंतरिक्ष एजेंसी है, वो एक्चुअल में क्या है कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन की संभावनाओं को तलाश रही है। और इस लकड़ी, क्योंकि ये लकड़ी की विशेषता है कि देखिए मेटल से हल्की है और अंतरिक्ष में ले जाने में आसान है ना। टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक ये झेल सकती है। तो अंतरिक्ष में ये अच्छा काम कर सकती है और आगे चलकर अगर चंद्रमा पर या मंगल पर मनुष्य के रहने की संभावनाएं बनती है तो घरों का निर्माण इस लकड़ी से भी किया जा सकता है, लाने ले जाने में आसानी होगी। ठीक है, तो लिग्नोसेट एक पर्टिकुलर रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च किया है किसने? तो इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है अमेरिका ने, ठीक है ना, लिग्नोसेट, सॉरी जापान ने, अमेरिका कहां गया, जापान ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, वो अमेरिका बेस्ड है, उसके सहयोग से इसे लॉन्च किया गया। तो सैटेलाइट किसका है, क्वेश्चन हमारा ये है। तो लिग्नोसेट सैटेलाइट है जापान का, लकड़ी से बना वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट। बुक फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स किसने लिखी है? तो अगर हम इस बुक की बात करें, फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है श्री राम चोलिया को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। हाल ही में श्री राम चोलिया की ये जो बुक है ना, इसका विमोचन भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने किया है। यह है श्री राम चोलिया। ठीक है, बुक किस पर आधारित है? जिसका विमोचन एस जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने किया। तो बुक देखिए विदेश नीति पर ही आधारित है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर कहीं ना कहीं ये बुक बेस्ड है। भारत अपने जितने भी पड़ोसी हैं, करीबी देश है, मित्र राष्ट्र है, उनसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के मध्य के जो रिलेशंस हैं, दूसरे देशों से, करीबी देशों से, हमारे मित्र देशों से हमारे जो रिलेशंस है, उसको इंडिया कैसे मजबूत कर रखा है इंडिया ने, और कैसे लगातार रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया काम कर रहा है। तो इन सभी चीजों पर इस बुक में पर्टिकुलर प्रकाश डाला गया है। लिखी किसने है? तो यह किताब प्रोफेसर श्री राम चोलिया के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, विमोचन किसने किया है? तो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने हाल ही में इस बुक को लॉन्च किया है ना। इसके अलावा श्री राम चोलिया की कुछ अदर बुक्स भी काफी फेमस रही है, जैसे क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, यह भी श्री राम चोलिया की बुक है, और मोदी डॉक्ट्राइन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर, यह भी श्री राम चोलिया के द्वारा लिखित बुक है। तो दो ये और एक जो हमारा क्वेश्चन था, तीनों को याद रखिए, काम हो जाएगा। नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? नवंबर 2024 में हाल ही में महाराष्ट्र के नए डीजीपी के रूप में अपॉइंट किया गया संजय कुमार वर्मा को। किसे? संजय कुमार वर्मा। देखिए आपको पता है महाराष्ट्र में इलेक्शन है विधानसभा के। अब वहां की जो प्रेजेंट डीजीपी है ना, रश्मि शुक्ला, उनके खिलाफ काफी सारी पार्टी ने नेशनल इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट की है कि भाई कहीं ना कहीं बायस है या फिर झुक के किसी के दबाव में काम कर रही है। तो कांग्रेस और बहुत सारे दलों ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की थी नेशनल इलेक्शन कमीशन ने। तो नेशनल इलेक्शन कमीशन के आग्रह पर रश्मि शुक्ला को डीजीपी के पद से हटा दिया गया महाराष्ट्र में। यहां पर रश्मि शुक्ला को आपको इसलिए भी याद रखना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी है रश्मि शुक्ला। ठीक है, जनवरी 2024 में इसी साल नियुक्त हुई थी, हमने पढ़ा भी था इनको।
महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी रश्मि शुक्ला। अब इनको हटा दिया गया है महाराष्ट्र में डीजीपी के पद से और इनकी जगह अपॉइंट किया गया आईपीएस अधिकारी संजय कुमार वर्मा को। अब ये महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं, ठीक है, संजय कुमार वर्मा। इनके पहले पहली महिला डीजीपी महाराष्ट्र की कौन थी? रश्मि शुक्ला। नवंबर 2024 में कैबिनेट ने भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश को मंजूरी प्रदान की है? तो सेंट्रल कैबिनेट ने देखिए हाल ही में नवंबर 2024 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 10,700 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को मंजूरी प्रदान की है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये जो इक्विटी निवेश मिला है 10,700 करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसके माध्यम से अब एफसीआई अपने जो कार्य हैं उनको विस्तार करेगा। भाई अन्न भंडारण क्षमता बढ़ाएगा ताकि किसानों के हितों में काम किया जा सके और आर्थिक रूप से मजबूत संस्था के रूप में अब यह काम कर पाएगा, ठीक है। इक्विटी निवेश का उद्देश्य यही है कि एफसीआई को किसानों से अनाज खरीदने और उसके स्टोरेज करने में मदद मिल सके। एफसीआई के पास पैसा हो तो वो ये सारे काम कर पाएगा। तो एफसीआई में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो सेंट्रल कैबिनेट है उसने 10,700 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। अब जो ऑथराइज्ड कैपिटल है एफसीआई की वो 10,000 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपए होने वाली है ना। तो एफसीआई अब अपने जो आधारभूत काम है जैसे किसानों से अनाज खरीदना, भंडारण करना, उसकी क्षमता को बढ़ा पाएगा। तो 10,700 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश मिला है गवर्नमेंट की तरफ से एफसीआई को, याद रखिएगा। अस्मी क्या है जिसे भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी उत्तरी कमान में शामिल किया है? अस्मी यह नाम है एक मशीन पिस्तौल का। अगर आप इमेज देखेंगे ना, अस्मी एक मशीन पिस्तौल है, यहां पर आप देखिए, ओके। हाल ही में जो भारतीय सेना है उसने अपनी नॉर्दर्न कमांड या उत्तरी कमांड में 550 अस्मी मशीन पिस्तौल को शामिल किया है। इसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ और भारतीय सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड़, इनके माध्यम से इन्होंने मिलकर इस पिस्तौल का पर्टिकुलर निर्माण किया है। उत्तरी कमान का जो इंडियन आर्मी की जो उत्तरी कमान है उसमें इस पिस्तौल को शामिल किया गया किसी भी विषम परिस्थिति में नजदीकी लड़ाई के लिए, है ना, और स्पेशल जो ऑपरेशन किए जाएंगे उसके लिए स्पेशली इस पिस्तौल को डिजाइन किया गया, नाम दिया गया अस्मी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन हमारा ये था, तो एक मशीन पिस्तौल है अस्मी, ठीक है। उत्तरी कमान में इंडियन आर्मी के द्वारा 550 अस्मी मशीन पिस्तौल को शामिल किया गया। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की है? तो डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर, इस परियोजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आंसर हो जाएगा आंसर सी। रिपीट करता हूं, डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? तो इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो डिजिटल विभाजन है, डिजिटल डिवाइड है, ग्रामीण क्षेत्र इंटरनेट या डिजिटलाइजेशन का यूज अभी नहीं कर पा रहे काफी क्षेत्रों में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गांव में अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे केसेस में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किए जाने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर से की गई है ना। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर में ये शुरू किए गए हैं। परियोजना के माध्यम से जो सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं ना, जो डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर है, वहां से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें ई गवर्नेंस, फाइनेंशियल सेक्टर की कोई भी उनको अगर सेवा चाहिए और कमर्शियल अगर सर्विस चाहिए तो उन सभी का वो लाभ उठा पाएंगे इंटरनेट के माध्यम से।
तो यही है डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत देश भर में देखिए अलग अलग ग्राम पंचायतों में 4740 मॉडल डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाने वाले। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर चलें। किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट वर्ल्ड खिताब जीता है? तो भारतीय मुक्केबाज जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट वर्ल्ड अवार्ड या खिताब अपने नाम किया, यह है भारत के मनदीप जांगड़ा। आंसर हो जाएगा आंसर सी। कौन है? मनदीप जांगड़ा। यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं मनदीप जांगड़ा की। तो हरियाणा के पेशेवर मुक्केबाज हैं मनदीप जांगड़ा, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का जो सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल था उसका खिताब जीता है। यहां पर याद रखना कि यह खिताब जीतने वाले पहले इंडियन है। कौन? मनदीप जांगड़ा। ठीक है, फाइनल मुकाबले में मनदीप जांगड़ा ने ब्रिटिश मुक्केबाज कॉनोर मैकिंटोश को हराया है। ब्रिटिश मुक्केबाज या बॉक्सर को हराया, इतना याद कर लो। ठीक है, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का जो सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल है, इसका खिताब किसने अपने नाम किया? मनदीप जांगड़ा ने। वैसे बहुत ही फेमस मुक्केबाज हैं, बॉक्सर हैं मनदीप जांगड़ा। काफी सारी उपलब्धि रही है इनकी अपने करियर में। जैसे 2013 में एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने मुक्केबाजी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। 2014 में जो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहां पर भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और आगे चलकर 2015 में भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। मनदीप जांगड़ा भारत के बहुत ही फेमस बॉक्सर, ठीक है, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का जो सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल है वो अपने नाम किया। अब ये टाइटल क्या है देखिए, समझिए। सुपर फेदरवेट एक्चुअल में क्या है? ठीक है, तो एक ऐसी वेट कैटेगरी है जहां पर नॉर्मली 58 से 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी के जो बॉक्सर है वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस कैटेगरी में वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल किसने अपने नाम किया? तो यह है मनदीप जांगड़ा। ठीक है, याद रहेगा, इंडियन बॉक्सर, और यह टाइटल जीतने वाले पहले इंडियन। तो यहां पर 7 नवंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुना। अब हम चलेंगे कहां पर? रिवीजन पर, लास्ट सेशन के। ठीक है, फटाफट एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन कर लेते। भारत और वियतनाम के मध्य में युद्ध अभ्यास विनबैक्स 2024 के 5th जो एडिशन है उसका आयोजन कहां किया जा रहा है? तो किया जा रहा है हरियाणा के अंबाला में। जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह है अब्दुल रहीम राठर। नवंबर 2024 में मेलुरी को किस राज्य का 17वां जिला बनाया गया? तो यह राज्य है नागालैंड। भारत की किस लघु फिल्म या शॉर्ट फिल्म ने ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? तो कौन सी फिल्म है ये? सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। आंसर हो जाएगा आंसर ए। आगे चलेंगे। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है 5 नवंबर को, है ना। ये हो गया हमारा आंसर, 5 नवंबर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा से संबंधित है या उषा को समर्पित है? तो ये हो जाएगी छठ पूजा। ठीक है, इसके बाद नवंबर 2024 में फिडे रेटिंग हासिल करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फिडे रेटिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं अनिश सरकार, पश्चिम बंगाल के। नवंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यह है आशीष खन्ना। अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल अपने नाम किए? तो कितने मेडल जीते हैं? 17। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2024 प्रोग्राम का मेजबान देश कौन सा शहर है? तो यह आयोजित की गई लंदन में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। क्या क्वेश्चन थे
केंद्र में बाइकैमरल लेजिस्लेचर किस एक्ट के माध्यम से शुरू की गई थी? तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। केंद्र में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का शासक कौन था? तो यह था बिंदुसार। ठीक है, अशोक के पिता। तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। तीनों हिस्ट्री से हैं, आराम से सुनिए, आंसर कीजिए। किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हो गई थी? सेकंड, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? और भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तीनों ही क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा यह भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।